हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी शुभकामना के साथ जो टीजीटी और पीजीटी का पेपर एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, उसके लिए हम लोग हिंदी विषय से, खासकर हिंदी विषय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 125 प्रश्न का 125 प्रश्न का 125 मॉडल पेपर कहिए या प्रैक्टिस सेट कहिए, प्रैक्टिस सेट कहिए, हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हिंदी साहित्य होगा, हिंदी व्याकरण होगा और संस्कृत साहित्य के प्रश्न होंगे। कुल मिला कर 125 प्रश्न होंगे। यह 2021 के एग्ज़ाम पर आधारित होगा। ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होगा वहाँ पर प्रश्नों का हम लोग व्याख्या करेंगे, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं होगा वहाँ पे वैसे ही चलते जाएंगे। और यकीन मानिए, इस तरह का आप अभ्यास करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। और ये 125 प्रश्न आएंगे आपके कहाँ से, जो अलग अलग कंपनी अपना प्रैक्टिस सेट निकाली है, उन सभी प्रैक्टिसों का समावेश इसमें होगा ही होगा। और हम खुद जो बनाए हुए हैं वहाँ का भी प्रश्न होगा। इसके पहले हम लोग 100 से अधिक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं इस प्रकार का। और ये अभी से नए वर्ष में 2025 के लिए हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो इस हमारे साथ जुड़िए और इसका आप मज़ा लीजिए। जो लोग पहले पढ़े हुए हैं इस चीज़ को, इसका बेनिफिट जानते होंगे। तो इसी के साथ आइए आज के लिए शुरू करते हैं हम लोग 125 प्रश्नों की श्रृंखला में से 125 प्रश्नों की श्रृंखला में से पहला प्रश्न। ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं यथा रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली किस काल की देन है? किस काल की ये रचनाएं हैं? रामचरितमानस आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास की रचना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सूरसागर जो है यह सूरदास की रचना है। कबीर दोहावली जो है यह कबीर दोहावली कबीर की रचना है। कबीर की रचनाओं का जो संकलन है वो है बीजक में, जिसका संकलन धर्मदास ने 1464 में किया था। क्लियर। अब ये जो चारों रचनाएं हैं, रामचरितमानस, पद्मावत, सूरदास और कबीर दोहावली, ये किस काल की देन है? ये भक्ति काल की देन है, क्योंकि तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास ये सभी भक्ति काल के हैं। क्लियर। सुलोचना निबंध संकलन है। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? आप एक काम करिएगा, ओएमआर अगर मिल जाए आपको तो ओएमआर ले लीजिएगा। वहाँ पे 125 प्रश्न ऐसे ऐसे गोला होगा, और पहले का कौन सा सही है, दूसरे का कौन सा सही है, उसमें गोला करते हुए आप चले जाइए। और हम जैसे बता रहे हैं वहाँ पे आप सही हुआ कि गलत हुआ आप टिक लगाते हुए चले जाइए, जिससे आप अपने आप को तुरंत जांच भी पाएंगे अंतिम में जाते जाते। ठीक है। और आपका ओएमआर भरने का प्रैक्टिस भी चलता जाएगा। तो सुलोचना निबंध संकलन है, ये किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। किसका है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। विकल्प बी सही है। सुलोचना है, परिहास वचन है, लीलावती है, ये सब निबंध संग्रह हैं किसके? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। निम्नलिखित में से कुटज के लेखक कौन है? कई बार आ चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कुटज के लेखक, और यह 1964 में लिखा गया। अशोक के फूल, अशोक के फूल पर कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व भी इनकी रचनाएं हैं। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की रचना से ली गई हैं? कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मो, मनते मंद मंद मुस्कानी। यह जो पंक्तियां हैं यह किस रचना से ली गई हैं? किस कवि की रचना से ली गई हैं? तो यहाँ पर कवि का नाम आपको बताना है। ये जो पंक्ति है, कमल दल नयनन की उन्मानी, बिरसत नाही सखी मो, मनते मंद मंद मुस्कानी, यह रहीम दास की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्ति हैं? रहीम दास की। इनकी कई रचनाएं हैं, जैसे दोहावली रहीम दोहावली है, वरवे वरवे, नायिका भेद है, ठीक है, मदनाष्टक है,
मदनाष्टक भी है, नगर शोभा है। ये सब रचनाएं किसका है? रहीम जी का है। और कमल दल नयनन की उन्मानी, विरसत ना ही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कानी भी इन्हीं की पंक्ति है। भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है? भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य क्या है यहाँ पर बताना है। तो ये पहले जान लो, भ्रमर गीत लिखा किसने है? सूरदास जी ने। सूरदास जी ने भक्तिकाल के कवि हैं ये। और इसमें वैशिष्ट्य क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन नहीं है। उपालव्य काव्य में उद्धव और गोपी संवाद, विकल्प बी सही है, इसमें उद्धव और गोपी का संवाद लिया गया है। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। यानी कि प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम जिनका पड़ा, या मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इनका पहले का नाम धनपत राय था और उसको प्रेमचंद नाम में कन्वर्ट या किसने दिया इस नाम को? इस नाम को देने वाले कौन रहे? तो मुंशी दया नारायण रहे। कौन रहे? मुंशी दया नारायण। इतना आपको जानना है। पूछेगा आप प्रेमचंद के बचपन का नाम या पहले का नाम, तो मुंशी धनपत राय बताएंगे आप। और किसने नाम दिया? तो मुंशी दया नारायण। भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जो भाषा की उत्पत्ति है यह किस शब्द से हुई है? उसमें जो सही आंसर होगा आपका होगा भाष। हलंत लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रहेगा हलंत, जो लगा नहीं है विकल्प बी वाला सही होगा। यानी कि भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो भाष शब्द से हुई है। तो भाष शब्द धातु से हुई है, ठीक है। भाष शब्द धातु से हुई है और इसमें आ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है। किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है। किसी भी भाषा में क्या होती है? लिपि की आवश्यकता होती है। किस लिए? भाषा बोलने के लिए। भाषा, जितनी भाषाएं बोली जाती हैं ये क्या लिपि की आवश्यकता, लिखने की आवश्यकता होती है? नहीं। भाषा लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है, जैसे देवनागरी लिपि हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या फिर राजस्थानी हिंदी से? यह पश्चिमी हिंदी से हुआ है। किस हिंदी से हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। किसका विकास? खड़ी बोली का विकास। क्लियर। और इसे देखो, खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कौरवी बोली भी बोला जाता है। किसे? तो खड़ी बोली को। प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, वही प्रयागराज। तो इसमें बोली जाने वाली बोली कौन सी है? बोली कौन सी है? अवधी है। कौन सी है? अवधी है। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किस हिंदी के अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? देखो, सूरदास जो है यह है रंगभूमि। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है रंगभूमि, और उसी का पात्र होता है सूरदास। इसी के इर्द गिर्द सारी घटना जो होती है घूमती है। रंगभूमि उन्होंने 1925 में लिखा। किसमें? 1925 में। कर्मभूमि, गबन और मानस का हंस, ये सारी रचनाएं जो हैं ये हैं मुंशी प्रेमचंद जी की। क्लियर। उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक कौन है? गली आगे मुड़ती है, ये इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। कौन है? शिव प्रसाद सिंह जी हैं। इनके कई रचनाएं हैं, जैसे अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, औरत, कुंहरे में युद्ध। ये सारी रचनाएं अगर हम लिखते हैं तो सब में टाइम लगेगा, तो आप बार बार रिवीजन कर लें। इसके लिए हम और बना रहे हैं ताकि आपका टाइम टेकन ज़्यादा न हो, ठीक है। तो अलग अलग वैतरणी, दिल्ली दूर है, कुंहरे में युद्ध, औरत शिव प्रसाद सिंह की रचना है, और गली आगे मुड़ती है भी इन्हीं की रचना है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? ऐ लड़की उन्होंने लिखा। किसने लिखा पहले मैं बता दूं, तो ये कृष्णा सोबती ने लिखा जिंदगी नामा। इन्होंने ही लिखा ऐ लड़की। इन्होंने ही लिखा दिलो दानिश। इनका है सूरजमुखी। यारों के यार है। डर से बिछुड़ी भी इन्हीं की रचना है। उपन्यास त्यागपत्र के लेखक कौन है? त्यागपत्र के लेखक कौन है?
त्यागपत्र जो है ये जैनेन्द्र की रचना है। किसकी रचना है भाई? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। त्यागपत्र है, परख है, सुनीता लिखा इन्होंने, कल्याण लिखा, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, ये सभी उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखे। और एक चीज मैं बता दूं, त्यागपत्र जो है, त्यागपत्र उपन्यास मृणाल नामक भाग्यवती युवती के जीवन की मार्मिक कथा पर आधारित है। चित्रलेखा और 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। एक रचना बहुत प्रसिद्ध है भगवती चरण वर्मा की, चित्रलेखा और 3 वर्ष। ठीक है, बाकी लोगों की भी रचनाएं हैं। यात्रा वृतांत यात्री मित्र के लेखक कौन है? यात्री मित्र के लेखक यहाँ पर बताना है कौन है। सत्यदेव परिव्राजक है। कौन है भाई? सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत यात्री मित्र के लेखक हैं, सत्यदेव परिव्राजक। मेरी जर्मन यात्रा भी इनकी रचना है और मेरी कैलाश यात्रा भी इन्हीं की रचना है। मेरी जर्मन यात्रा, मेरी कैलाश यात्रा। निम्नलिखित कृतियों में से रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्ति की है? यात्रा वृत्ति की जो है वो पैरों में पंख बांधकर। कौन सा है? पैरों में पंख बांधकर। और सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर भगवती चरण उपाध्याय का है। किसका है? भगवती शरण शरण उपाध्याय की रचना है और यह है यात्रा वृतांत है। उड़ते चलो भी इनकी रचना है एक। और यहाँ पर है अप्रवासी की यात्राएं, ये डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र का है। मेरी यूरोप यात्रा जो है राहुल सांकृत्यायन का है। ठीक है, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित है? कहानी से कौन सा तत्व संबंधित है? उपमान, पात्र, अलंकार या फिर रस? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। कहानी में क्या क्या होता है? उपमान होता है, पात्र होता है, अलंकार होता है या रस होता है। देखो, कथा वस्तु होता है। कहानी में क्या होगा? कथा वस्तु होगा। चरित्र चित्रण होगा। संवाद होगा। संवाद कथोपकथन है। देशकाल होगा। यही वातावरण है। भाषा शैली होगा। उद्देश्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पात्र जो है ना, ये कहानी का चीज है। विकल्प बी सही है, चरित्र पात्र। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया था? किस कृति को जब्त किया गया था? लगभग सभी लोग जानते होंगे, मैंने कई कई बार अपने क्लास में इसका जिक्र किया है। और वो है, देखो, सोजे वतन जो है ये प्रेमचंद का है। गबन भी प्रेमचंद का है। कर्मभूमि भी प्रेमचंद जी का ही है। निर्मला भी प्रेमचंद जी का है। तो सभी प्रेमचंद जी के हैं। अच्छा, सोजे वतन 1907 और 8 में लिखा गया था के करीब में। और यह कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। कौन? सोजे वतन। कर्मभूमि की बात करें, यह एक उपन्यास है। कर्मभूमि क्या है? उपन्यास है। 1932 में यह प्रकाशित हुआ था। गबन 1931 में लिखा गया। 1931 में लिखा गया उपन्यास है ये। और निर्मला जो है 1927 में लिखी गई, यह क्या है? उपन्यास है। क्लियर। तो यहाँ पर सोजे वतन जो है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद का रचना सोजे वतन जब्त कर लिया गया था। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रियप्रवास है। 1914 में लिखा गया और हरि औध द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? हरि औध द्वारा लिखा गया। कविता कौमुदी जो है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया। कौन सा? ये है कविता कौमुदी। लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं। उद्धव शतक है एक। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं।
जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। आप अगर जानते हो आप तो बताओ, उद्धव चरित किसकी रचना है? इनमें से कौन सी कथा राजपूती आन से संबंधित है? कौन सी कथा राजपूती आन से संबंधित है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या फिर साकेत? या फिर साकेत कौन सी है? सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या फिर साकेत? तो मैं पहले बता दूं, ये चारों रचनाएं सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी और साकेत, ये सब मैथिली शरण गुप्त से की लिखी हुई हैं। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, सामंजस्यवादी कवि किसने कहा? तो शुक्ल जी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको सामंजस्यवादी कवि कहा। क्लियर? और जब इन्होंने भारत भारती लिखा तब इनको महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि कहकर उपाधि दिया, राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था महात्मा गांधी जी ने। बाकी इनका जयद्रथ वध, किसान, गुरुकुल, झंकार, यशोधरा, द्वापर, ये सभी रचनाएं भी इनकी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास इनमें कौन नहीं है? चारुचंद लेख। चारुचंद लेख किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सत्याग्रह नहीं है, तो विकल्प बी सही होगा, बाणभट्ट की आत्मकथा है। पुनर्नवा भी है, तो एक रचना जो नहीं है सत्याग्रह, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। यह बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा एवं चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है, चारुचंद्र लेख और बाणभट्ट की आत्मकथा। बाकी सत्याग्रह नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है कौन? सत्याग्रह। निम्नलिखित में से मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? मुझे चांद चाहिए की नायिका के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? देखो, मृणाल जो नायिका है या जो पात्र है, यह त्यागपत्र रचना की पात्र है और जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। जैनेन्द्र द्वारा ये लिखित है। निर्मला सुरेंद्र वर्मा, निर्मला जो है ये प्रेमचंद का है, प्रेमचंद्र जी का। और सुनीता, सुनीता रचना का है। देखो, ये रचना का नाम भी है निर्मला, निर्मला रचना का भी नाम है। यहाँ पर लिखते हैं निर्मला और प्रेमचंद। सुनीता रचना से है और इसके लेखक जो हैं वो जैनेन्द्र हैं। ठीक है, और मुझे चांद चाहिए जो है सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, तो नायिका पूछा था, नायिका कौन है? तो वर्षा वशिष्ठ है, जो मुझे चांद चाहिए की नायिका है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित है। अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? अपने अपने अजनबी किस साहित्य की कौन सी विधा है? यह उपन्यास है और अज्ञेय द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? अज्ञेय के द्वारा यह रचित है। मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान का रचना काल कौन सा है? गोदान का रचना काल की बात करें तो 1935 से 36 है। यह प्रेमचंद की रचना है गोदान। बहुत बढ़िया रचना है, आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। उपन्यास गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया? गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? और पूछ ले कब लिखा गया तो बता देना आप, 1978 में यह लिखा गया। और रमेश चंद्र शाह की रचना है गोबर गणेश। यह एक उपन्यास है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप। संस्कृत वाक्य तय यत्र कदा आगच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तय अत्र कदा गच्छन्ति, इसका होगा
वे वे यहाँ कब आगच्छन्ति आते हैं। विकल्प डी होगा यहाँ पर सही। कौन सा सही होगा? विकल्प डी सही होगा। ते अत्र कदा गच्छन्ति, वे यहाँ कब आते हैं। हिंदी वाक्य सब देख रहे हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? सब देख रहे हैं सर्वे पश्यन्ति। विकल्प ये ही होगा यहाँ पर, सर्वे पश्यन्ति, सब देख रहे हैं। उत्तर रामचरितम एक प्रसिद्ध नाटक है। इसके लेखक, इसके ग्रंथकार कौन है, लेखक कौन है? तो उत्तर रामचरितम 7 अंक है। इसमें कितना अंक है? 7 अंक है। और यह भवभूति द्वारा रचित है। किसके द्वारा? भवभूति द्वारा रचित है। यह प्रसिद्ध नाटक है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। संस्कृत भाषा के झलांज सोअंते सूत्र का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर दिग्गज होगा। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा? दिग्गज होगा। दिग्गज होगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर होता है क्या? पहला क वाली लाइन क च और ट प, इसके आगे पहले लाइन के बाद तीसरा अगर आ जाता है तो वो तीसरे के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे जैसे दिक आएगा, दिक प्लस गज, पहला वाले लाइन और पहले वर्ग का और तीसरे वर्ग का जब जुड़ेगा तो तीसरे वर्ग का आधा हो जाएगा दिग्गज। ठीक है, ये कह रहा है, सामान्य नियम है संधि का। दिए गए संधि विच्छेद हरि ऐतो की सही संधि होगी। हरि ऐतो की सही संधि इनमें से कौन सी होगी? तो हरि ऐतो की होगी हरि ऐतो। विकल्प सी सही है। यहाँ पर कौन सा सही है? विकल्प सी सही है। संस्कृत के शब्द राजन का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? षष्ठी बहुवचन का रूप क्या होगा? तो देखो, षष्ठी बहुवचन की बात करें तो राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम। तो बहुवचन का क्या हो जाएगा? राज्ञाम होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही है। शब्द महर्षि में संधि का प्रकार है। शब्द महर्षि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। आधे गुण सूत्र से, आधः गुण सूत्र से अ प्लस री, अ प्लस री से अर होता है यहाँ पे। अपूर्व कोऽपि कोशोऽम विद्यते तव भारती, यहाँ पर भारती पद क्या है? भारती पद यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भारती पद पूछा है ना, तो ये क्या है? नदी है। भारती क्या है? एक नदी है। ठीक, और नदी संज्ञक शब्दों को संबोधन में ह्रस्व का आदेश होता है और वहाँ पर भारती शब्द नदी संज्ञक है, इसीलिए यहाँ पर होगा संबोधन। विकल्प ए सही है। यहाँ पर कौन सा सही है? ए वाला सही है। निम्नलिखित शब्द संस्कृत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। निम्नलिखित किस संस्कृत शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति होगी? कविभ्य, कविषु, कवयः, कविभ्याम, कालिदासः, कालिदासः श्रेष्ठ। इनमें से मतलब चारों विकल्प में से कौन सा यहाँ पर फिट होगा? तो कविषु होगा। विकल्प बी सही है। यहाँ पे यतश्च निर्धारण से यहाँ पर होगा कविषु कालिदासः श्रेष्ठ। ठीक है, यतश्च निर्धारणम जो सूत्र के अनुसार षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है और रिक्त स्थान पे यहाँ पर कविषु आएगा। विकल्प बी सही है। इनमें से किस शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास है? चतुर्थी तत्पुरुष समास इनमें किस में है? यूप दारूह में है। विकल्प ए सही है। यहाँ पर यूप दारूह। और चतुर्थी तत्पुरुष पूछा हुआ है तो चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरहिच्छते, इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है? अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है
पुष्प दंत को, विकल्प बी सही है। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है? छप्पइयों का राजा चंद्रबरदाई को किस में कहा गया है? शिव सिंह सेंगर में। किस में? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में कहा है। ठीक है। काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम बताइए। सही विकास क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले भरत मुनि आए, भरत मुनि प्रवर्तक रहे रस के, भरत मुनि। उसके बाद भामह आए अलंकार के लिए, रीत के लिए आए वामन, और कुंतक जो आए वक्रोक्ति के लिए, कुंतक हो गए। आनंदवर्धन आ गए ध्वनि के लिए, और औचित्य की बात करें ये क्षेमेंद्र। कौन है? क्षेमेंद्र हैं। तो ये काव्य संप्रदायों का सही जो विकास क्रम है वो यही है। रस, अलंकार, रीत, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। इनमें से कौन नाट्य शास्त्र के प्रणेता है? नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि है, उसमें कोई शक नहीं है। भरत मुनि है नाट्य शास्त्र के प्रणेता। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति। अर्थात ये जो अभी लाइन बोले हैं इसका मतलब हुआ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाइयों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य संग्रह भय भी शक्ति देता है कि कवि कौन है? भय भी शक्ति देता है कि कवि की बात करें लीलाधर जगुड़ी जी हैं, विकल्प डी सही है यहाँ पर। ठीक है। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे शंखमुखी, शिखरों पर, नाटक जारी है, घबराए हुए शब्द, ऐसे रचनाएं हैं इनकी। कविता संग्रह मगध के रचयिता कौन है? मगध के रचयिता श्रीकांत वर्मा है, विकल्प बी सही है। जलसाघर इनकी रचना है, अगर जानना चाहें तो जलसाघर, और दर्पण भी है, दीनारंभ भी है, मुक्तिबोध भी है। इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तार सप्तक के कवि की बात करें तो पहले तो जान लो तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1943 में हुआ था, और इसमें जो कवि आते हैं रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, नेमीचंद जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मानचे, अज्ञे, ये सब आते हैं तार सप्तक में। तो तार सप्तक जो है यहाँ पर तार सप्तक के कवि नहीं है। इनमें से कौन नहीं है? अब मिला लीजिए जितना बोले हैं हम। कौन नहीं तार सप्तक के? तो रघुवीर सहाय जी नहीं है तार सप्तक के कवि, चाहे जो भी हो। इसको लिख ही देते हैं क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार परेशान करने वाला है। तो रामविलास शर्मा एक हो गए, नेमीचंद जैन हो गए, नेमीचंद जैन हो गए, गिरिजा कुमार माथुर, हो गए, भारत भूषण अग्रवाल हो गए, प्रभाकर माचवे और अज्ञे हो गए, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्य अज्ञे, वात्स्यायन अज्ञे। तो ये 7 लोग हो गए तार सप्तक में, और तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ, और रघुवीर सहाय इसके नहीं है। यहाँ पे मिला भी सकते हैं आप। कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, कुंवर नारायण का काव्य संग्रह कौन सा है? हाशिए का गवाह। कौन है? हाशिए का गवाह। बाकी मछली घर जो है मैं बता दूं, विजय देव नारायण शाही की रचना है। ठीक है। धूप के धान, धूप के धान जो है गिरिजा कुमार का है।
और उत्सवा के नरेश मेहता हैं। तो देखो यहाँ पे मैं तुरंत आंसर बता देता हूँ इसलिए, बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बहुत आसानी से इसको पकड़ में आ जाए। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण का है, और बाकी सब चीज़ें जो भी हैं वहाँ पे मैं क्लियर कट बता दूं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक दो क्वेश्चन तो करने नहीं है, रोज के रोज करने हैं, और बहुत सारे प्रश्न करने हैं, इस वजह से। प्रगतिवाद कवि नहीं है, प्रगतिवादी कवि नहीं है, सॉरी, प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो रामदरस मिश्र प्रगतिवादी कवि नहीं है। बाकी मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन तीनों लोग हैं प्रगतिवादी कवि। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ, और मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन प्रगतिवाद के ये प्रमुख कवि हैं। अच्छा, मुक्तिबोध को प्रगतिशील कविता तथा नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है, इनको जान लेना। प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का सेतु माना जाता है किसे? मुक्तिबोध को। कौन सी कहानी बड़े भाई के चरित्र के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है? बड़े भाई साहब पहले भी आ चुका है, और ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। नीचे दी गई कौन सी आत्मकथा यशपाल की है? यशपाल की रचना इनमें से कौन सी है? बात बता दें, यशपाल की रचना जो है, यहाँ पे तो चार रचनाएं हैं, चार रचनाएं हैं। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड। नील का निर्माण, फिर ये है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, चार भागों में से एक भाग है ये। सिंहावलोकन है ये जो सिंहावलोकन, ये नरेश, ये सिंहावलोकन यशपाल का है, और तीन भागों में प्रकाशित हुआ था, 1951 में, 52 में और 55 में प्रकाशित हुआ, तीन खंडों में। सिंहावलोकन। मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा राहु सांकृत्यायन, और मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि। क्लियर? तो यहाँ पर यशपाल का कौन सा है? वो सिंहावलोकन है, विकल्प बी सही है। पशु पक्षियों पर केंद्रित रचनाएं किस लेखिका द्वारा रची गई हैं? वह है महादेवी वर्मा, बहुत बार आ चुका है। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? भीतर भीतर सब रस चूसै, हंसी हंस के तन मन धन मूसै। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। इनको रसा नाम से भी और नव जागरण के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल को बिरगाथा काल का नाम किसने दिया? बिरगाथा काल का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी उनको आदिकाल कहते हैं। सिद्ध सामंत युग कौन बोलता है? राहुल संकीर्तन। और मिश्र बंधु आरंभिक काल कहते हैं। किसे? आदिकाल को, प्रारंभिक काल को, या फिर बीरगाथा काल को। निम्नलिखित में इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कालक्रमानुसार लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया था? ये तो देखो, शिव सिंह सेंगर, पहले तो जान लो, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर की रचना है। ठीक है। इस्तवा द लालित्तुर एंदी हिंदुस्तानी गारसा द तासी का है। और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां का है। और द मॉडर्न वर्नाकुलम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये ग्रियर्सन का है, हिंदुस्तानी नहीं है, हिंदुस्तान होना चाहिए। किसका है? ग्रियर्सन का है।
ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा, इनमें से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कालक्रम अनुसार कौन लिखा गया, तो इस्तवार लेतुर इंदु ए हिंदुस्तानी। हिंदी गई पंक्ति साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है कि मूल लेखक कौन है। इसके मूल लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। कई बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जीवनी नहीं है। जीवनी कौन सी इनमें से नहीं है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, ये सब जीवनी है। मेरी पत्नी और भेड़िया आत्मकथा है। धर्मवीर, मेरी पत्नी और भेड़िया क्या है, आत्मकथा है। और ये किसकी है, धर्मवीर भारती की है रचना। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं। वो किस विचारधारा के आलोचक हैं, मार्क्सवाद के आलोचक हैं, मार्क्सवादी विचारधारा के। विकल्प डी यहाँ पर सही है। रामविलास वर्मा की बात कर रहा है। तो भाषा में रासो ग्रंथ की रचना हुई है। रासो ग्रंथ की रचना किस भाषा में हुई है, तो डिंगल और पिंगल। विकल्प डी सही है। बिसल देव रासो के रचनाकार हैं। कौन है, जगनिक, चंद्रबरदाई, दलपति विजय या नरपति नाल। इन चारों में से तो जगनिक जान लो सबसे पहले, परमाल रासो इनकी रचना है। चंद्रबरदाई का है पृथ्वीराज रासो। दलपति विजय का है खुमाल रासो। और बिसल देव रासो जो है वो है नरपति नाल की रचना। तो विकल्प डी यहाँ पर सही है। याद कैसे करोगे, 20 नर याद कर सकते हो, 20 नर। ठीक है, यहाँ पे याद कर सकते हो खुद, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो तो। जग पर, क्योंकि ये चीज़ें अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो कंफ्यूज हो सकती है। जग पर 20 नर खुद। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटीम में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति श्रीधर पाठक की है। विकल्प बी सही है। आज रात इससे परदेसी चल कीजे विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटीम में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। ठीक है। महाकाव्य कामायनी में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है कामायनी। कामायनी तो सबसे पहले जान लो जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसमें कुल 15 सर्ग आते हैं। 15 सर्गों में पहला है चिंता, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा और अस्पटन, संघर्ष, निर्वेद, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, तो अब समझ में आ गया, ये 15 सर्ग हैं। अब ये भी पूछेगा आपसे कि इसके बाद इसके पहले कौन आते हैं, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा कि रहस्य के बाद आनंद आता है। विकल्प सी इस तरह यहाँ पर सही है। प्रसिद्ध रचना लोकायतन के रचयिता कौन है। लोकायतन के रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। इसके पहले आ चुका है पहले क्वेश्चन में। किस राष्ट्र कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। वह है माखनलाल चतुर्वेदी। किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। इनकी काव्य विशिष्टता एवं श्रेष्ठता के कारण इनको बोला जाता है एक भारतीय आत्मा।
छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो देखो, अभी जो वक्रता का वैभव मिलता है, इनकी कामायनी और आंसू में अभिव्यंजना मिलता है। क्या मिलता है? अभिव्यंजना मिलता है। विकल्प बी सही है। सुमित्रानंदन पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये चारों रचनाएं जो हैं, लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव और ज्योत्सना, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना ही है। और इनकी जो पहली रचना है, पहली रचना पल्लव 1926 में यह लिखा गया। बाकी चिदंबरा जो है 1968 में इसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा के लिए, तो विकल्प बी वाला सही है। ज्योत्सना 1933 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अब देखो, सुमित्रानंदन पंत को मिला था पद्म विभूषण 1961 में, पद्म विभूषण मिला था। और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था काला और बूढ़ा चांद के लिए। काला और बूढ़ा चांद के लिए इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्लियर? चलते हैं आगे। प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम बताइए। प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम आपको बताना है। तो वो है सावित्री। विकल्प सी सही है। आधे अधूरे जो रचना है यह मोहन राकेश का है, मोहन राकेश का है। क्लियर? चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के लेखकों में नहीं आते हैं? तो भारतेंदु मंडल के लेखकों में आते कौन हैं? अगर ये नहीं आते हैं तो आते कौन है भारतेंदु मंडल के लेखकों में? ये देखने वाली बात है। नाम तो कई सारे हैं, याद रख पाना संभव हो तो याद रख सकती हैं। देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है जो, बालकृष्ण भट्ट हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, लाला सीताराम है, राधा कृष्ण दास हैं, राधा चरण गोस्वामी है, सुधाकर द्विवेदी हैं, रामकृष्ण वर्मा है, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप हैं, दामोदर शास्त्री स्प्रे हैं, मोहनलाल विष्णु पांड्या हैं, केशव राय भट्ट हैं, काशीनाथ खत्री हैं। ये सभी जो हैं ये भारतेंदु मंडल के हैं। इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन सा नाम नहीं आया? क्या शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम आया? क्या शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम आया? नहीं आया। और यही हैं। ठीक है, ये भारतेंदु मंडल के नहीं, यह स्वतंत्र रूप के लेखक हैं। क्लियर? नाटक पांचवें पैगंबर के नाटककार कौन है? पांचवें पैगंबर के भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। विकल्प डी सही है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? यह किया है राधा चरण गोस्वामी जी ने। किसकी रचना? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटक की रचना। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? नंददास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो दान लीला है। दान लीला जो नंददास की न होकर के यह सूरदास की है, सूरदास की है। बाकी मान मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रूप मंजरी, ये तीनों रचनाएं जो हैं ये नंददास की हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? जड़िया से विभूषित किया जाता है नंददास जी को। विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से मीराबाई के गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु का नाम बताइए। रैदास जी थे। विकल्प बी सही है। पिता इनके रत्न सिंह और पति जो थे भोजराज के पुत्र थे, राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे, मृता के समीप कुर्की के थे ये। तो आगे चलते हैं। संस्कृत शब्द की पित्राकृति का संधि विच्छेद कीजिए। संस्कृत शब्द पित्राकृति का संधि विच्छेद करना है। पितृ इसमें क्या है? सीधा पितृ, पितृ और आकृति है। आकृति देखिए सब में मिल रहा है। आकृति तो होगा ही होगा, आकृति तो होगा ही होगा, और पितृ होगा। ये विकल्प ए वाला यहाँ पर सही होगा। सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहने का श्रेय है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। और इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन नहीं है इनमें से? रामचंद्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना है, ये तीनों। बाकी रामचंद्रिका जो है यह तुलसीदास की रचना न होकर के केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना है। निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना इनमें से कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, कन्हावत या फिर अनुराग वांसुरी। इनमें से कौन है मलिक मोहम्मद जायसी का? तो देखो, मधुमालती मंजन का है, मृगावती कुतुबन का है, अनुराग बांसुरी है नूर मोहम्मद का। किसका है? नूर मोहम्मद का है। कनावत जो है ये है कनावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। बार बार पूछा जा रहा है ये, इसको याद रखिएगा। और ये एक और याद रखिएगा, यह अन्योक्ति। अलंकार का उल्टा होता है, उल्टा होता है। इनमें से रेखाचित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। रेखाचित्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, वह कौन है? तीव्रता है। क्या है? तीव्रता है। विकल्प ए सही है। इनमें से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? महादेवी वर्मा का कौन सा रेखाचित्र नहीं है? तो मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन नहीं है। विकल्प डी सही है, मंटो मेरा दुश्मन। और अच्छा, यहाँ पर अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का है, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा है, पथ के साथी भी महादेवी वर्मा का है, उपेंद्र नाथ अश्क का है ये मंटो मेरा दुश्मन। ठीक है। ज़्यादा अपनी कम पराई भी इनकी रचना है। निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? लक्षण ग्रंथ की रचना किसने नहीं की है? भिखारी दास, ग्वाल कवि और बिहारी और देव, इन चारों में बताना है। तो देखिए, बिहारी की एकमात्र रचना है जो, वो बिहारी सतसई है। इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो बिहारी हो गए। ठीक है, इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। 719 दोहे। इनमें से बिहारी की प्रसिद्ध कृति कौन है? तो बिहारी सतसई है। विकल्प बी सही है। ठीक है, बिहारी सतसई ही तो है। बाकी बिहारी रत्नाकर, सतसई, बिहारी बोधिनी, ये रचनाओं को बकवास है ये सब। बिहारी सतसई है। 719 या 713 दोहे मिलते हैं, दोनों कहीं कहीं मिल जाएंगे आपको। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशव दास जी हैं। चंद्रिका, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह, देवचरित, ये सारी रचनाएं आचार्य केशव की हैं। आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की बात करें, काव्य निर्णय है। कौन सा है? काव्य निर्णय। किसका? आचार्य भिखारी दास की रचना है। काव्य प्रकाश आचार्य मम्मट का है। आचार्य मम्मट की रचना है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। ठीक है। रस विलास और अष्टयाम किसकी रचना है? रस विलास और अष्टयाम किसकी रचना है? तो ये देव की रचना है। हरितकाल के कवि हैं ये। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुए हैं वे कहलाते हैं तद्भव। विकल्प बी सही है। उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे तद्भव कहलाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल जो शब्द है वह कौन सा है?
वह देशज है। देशज ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई क्लियर कुछ पता नहीं होता है। आलमारी निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? आलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कई बार आ चुका आपके सामने, भूलिएगा मत। आलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारक की संख्या कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन, अधिकरण, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, कुल मिला कर 8 हैं। 8 कारकों की संख्या है किसमें? हिंदी में। सीता ने कहा था वाक्य में कौन सा काल है? सीता ने कहा था, ये कहा था यानी कि बात खत्म हो गई तो पूर्ण भूतकाल होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है, पूर्ण भूतकाल। राम ने रावण को बाण से मारा, वाक्य में कारक क्रमशः इस प्रकार है। कारक कौन से हैं? राम ने रावण को बाण से मारा। राम कर्ता कारक हो जाएगा तो कर्म, कर्म हटा दो, करण हटा दो, यही दोनों होगा। राम कर्ता कारक हो गया, कर्ता हो गया राम, और ने आया इसकी सहायक कर्ता ने हो गया इसे। और उसके बाद रावण, रावण आया है जो एक कर्म है, कर्ता ने कर्म को आया, ये कर्म हो गया। करण से आ गया, करण हो गया, तो कर्ता कर्म करण, ठीक है, ये तीनों सही है, विकल्प डी वाला सही है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? बिलाव होता है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग होता है बिलाव होता है, विकल्प बिलाव, बिलाव, बिलाव होता है, ठीक है, बिलावो नहीं वो होता है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, विकल्प सी सही है, विद्वान का विदुषी ही होता है। इनमें से बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? बाह का बहुवचन बाहें होगा। क्या होगा? बाहें होगा, विकल्प बी सही है। समिति का बहुवचन है, समिति का बहुवचन समितियां होता है, विकल्प बी सही है। वाक्यांश जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए ये एक शब्द बताइए, वह है अग्रज। ठीक है। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, लाभदायक, अपमान, अपनापन, समझदार। उपसर्ग का प्रयोग की बात करते हैं, किसने दिया है? उपकार ने दिया है। किसने? उपकार ने। निर्मल का विलोम क्या होगा? तो मलिन होगा, विकल्प डी है सही। प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रचुर का विलोम शब्द अल्प होगा, प्रचुर का विलोम शब्द अल्प होगा। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन है? भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर। तो मयंक, दिवाकर, सविता और मयंक में से होंगे, और यहाँ पर है मयंक। चंद्रमा होता है। भास्कर, दिवाकर, सविता ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, बाकी मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है। नीचे दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थभेद बताना है आपको। सही अर्थभेद कौन सा होगा? कोई ऐसा शब्द जैसे दान, मुंह के दांत, दांत होता है ना, दांत, दांत का अर्थ होता है दान भी होता है, और दांत का अर्थ मुंह के दांत भी होता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ कह रहा है, विकल्प बी यहाँ पे सही है। इनमें से किस एकांकी में संयुक्त परिवार की समस्या को उठाया गया है? अधिकार का रक्षक, बहनें, सूखी डाली, तौलियां, ये सारी रचनाएं उपेंद्रनाथ अस्क का है, अस्क का है। और इसमें से सूखी डाली जो है यह संयुक्त परिवार की समस्या इसमें उठाई गई है, सूखी डाली में। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नहीं? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुवस्वामिनी। करबला जो है ना मुंशी प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद्र की रचना है। कौन? करबला। क्लियर? करबला किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। शिव साधना
और वह एक नाटक है। शिव साधना किसका प्रसिद्ध नाटक है? शिव साधना जो है हरिकृष्ण प्रेमी का प्रसिद्ध नाटक है। विकल्प बी सही है। किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है? किस कवि को नवीन उपनाम से जाना जाता है? तो बालकृष्ण शर्मा। किसके नाम से? बालकृष्ण शर्मा को नवीन उपनाम से जाना जाता है। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है बीजक। और इसमें साखी, शबद, रामायणी तीनों हैं। कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक नाम से इनके ही शिष्य धर्मदास जी ने किया। और सर्वे गुणा कश्चनामश्रयन्ति कथन है, यह कथन कैसा है, किसमें है? सर्वे गुणा कश्चनमाश्रयन्ति, ये है नीति शतकम में। और नीति शतकम जो है ये भर्तृहरि की रचना है। भर्तृहरि की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम माघ की रचना है। माँ कभी माघ की रचना है। और कालिदास, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की रचना है। मेघदूत जो है ये माघ की रचना है। और चाणक्य नीति चाणक्य की रचना है। ठीक है, उसकी उनकी नीतियों का संग्रह इसमें। मूल रूप से पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में की गई? तो पहले तो जान लो ये मैथिली, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और यह प्योर अवधी भाषा में की गई है। विकल्प ए सही है यहाँ पर। इनमें से कौन सा शब्द जापानी भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा से कौन से लिया गया? चाय चीन से लिया गया है। रिक्शा जापान से लिया गया है। कमीज अरबी अरब से लिया गया है। और लीची चीन से लिया गया। तो जापान से लिया गया है जो, वो है रिक्शा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती? राजस्थानी के अंतर्गत कौन नहीं आती? मगधी, मेवाड़ी और मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी। राजस्थानी बोली मगधी जो है राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, मगधी। हिंदी वर्णमाला में दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वर कौन है? जिसपे बड़ी है वही दीर्घ स्वर है। बड़ा आ, बड़ी ई, जिसमें दो या दो से अधिक मात्राएं प्रयोग में लाई जाती हैं। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, र, ल, व, ये चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वह यहाँ पे सी में है, तो विकल्प सी वाला सही हो जाएगा। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण क वाला लाइन, ग वाला लाइन और अंगा वाला लाइन। तो देख लो विकल्प बी वाले में है ग वाली लाइन, तो ये अल्प प्राण हो गया। बाकी ख वाली लाइन और घ वाली लाइन जो होती है स्पर्श व्यंजनों में, यह अल्प प्राण होती है। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? ओझर की झोरी कांधे, ओझर की झोरी कांधे, आंतन की सेलही बांधे, मुंड को कमंडल खपर कियो कोरी के। इसमें जुगुप्सा रस, जुगुप्सा अस्थाई भाव है और विभत्स रस है। विभत्स का मतलब घृणा। ठीक है, तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से आवेश आवेश तथा उग्रता किस रस के संचारी भाव होते हैं? आवेश और उग्रता रौद्र रस के स्थायी भाव होते हैं। इसका भयानक स्थायी भाव है और रस रौद्र है। और यहाँ पर दिया है संधि विच्छेद में अनेक नियम होते हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का कौन सा अक्षर हो जाएगा? तो उसी वर्ग का वहाँ पे अनुनासिक का पंचमा अक्षर ही हो जाएगा। जैसे क के साथ अगर अंगा मिलता है तब की बात कर रहा है। ठीक है, प, फ, ब, प के साथ म मिल रहा है तब की बात कर रहा है। ठीक है, तो वर्ग का अनुनासिक जो हो जाएगा ये बन जाएगा पंचमा अक्षर। किस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होते हैं? तो वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होते हैं और उत्तर पद प्रधान होते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? बैलगाड़ी में है जो तत्पुरुष समास है। बैल की गाड़ी, तो संबंध है उससे, बैल का गाड़ी संबंध है उससे, इसलिए तत्पुरुष समास है। मुहावरे
मुहावरा एड़िया रगड़ना का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया साफ करना, कोई मतलब नहीं, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, ये बिल्कुल सही होगा। जैसे बड़े बड़े ऑफिस में हम लोग जाते हैं तो एड़िया रगड़ते हैं, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया है। लोकोक्ति सावन सूखे न भादो हरे का सही अर्थ क्या होगा? सावन सूखे न भादो हरे यानी कि एक सदा सदा एक सी दशा में होना। लोकोक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजानी चाहिए, नहीं। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, नहीं। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, ये इसीलिए तो कह रहा है कि लोकोक्ति एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि दो पक्ष जिम्मेदार होते हैं तब ताली बजती है। या झगड़े के लिए यहाँ पे, तो वहाँ पे ताली बता रहा है, यहाँ पे झगड़ा, यानी कि ताली और झगड़ा का दोनों का मतलब मुहावरा है ना। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, विकल्प ए सही है। रति श्रृंगार का, श्रृंगार। और वात्सल्य पुत्र प्रेम का, वात्सल्य। भगवत प्रेम का, भक्ति। अस्थायी भाव होता है। चलो, हरिपद कोमल कमल से जो सबसे सुख देत, पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है। हरिपद, ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से तुलना किया, उपमा दिया जा रहा है, तो इसलिए उपमा अलंकार है यहाँ पे। और मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिन सुमंत बुलाए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों? मुदित महीपति मंदिर, एक वर्ड की आवृत्ति जब बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सेवक सचिन सुमंत, तो अनुप्रास अलंकार ही होगा। मया मैं तो चंद्र खिलौने लहों में कौन सा अलंकार है? मया मैं तो चंद्र खिलौने, इसमें रूपक अलंकार है। चंद्र, और चंद्र यहाँ पे उपमान है, और खिलौना उपमेय है। क्लियर? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, छंद में कितनी मात्राएं हैं? मात्राएं हैं 24। कैसे बता रहे हैं? राम में तीन, देखो यहाँ पे दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा, और यहाँ पे देखो तीन, तीन छः, छः दो आठ, आठ दो 10, 10 एक 11, 11 दो 13 मात्रा इसमें, दो मात्रा इसमें, एक मात्रा इसमें, एक इसमें, एक इसमें, दो एक ही होगा इसमें, दो होगा इसमें, एक होगा इसमें, तीन, एक चार, चार दो छः, छः एक सात, सात दो नौ, यहाँ पर होना चाहिए दो मात्रा, यहाँ पर दो मात्रा, यहाँ पे होगा, तो ये होगा कुल 11 मात्रा। हाँ, वहाँ पे दो मात्रा होता है में, तो कुल 24 मिला के मात्राएं होंगी, और ये दोहा होगा, ये छंद होगा दोहा। किस छंद के प्रथम दो चरण दोहा के, प्रथम दो चरण दोहा के होते हैं और शेष चार चरण रोला के होते हैं? यह किस में होता है? यह किस में होता है? यह कुंडलिया में होता है। पहले दो चरण दोहा के होते हैं और बाद के चार चरण रोला के होते हैं, यानी कि दोहा और रोला मिलकर कुंडलियां बनाते हैं। क्लियर? किस छंद के भेद मत गयंद सुमुखी सुंदरी आदि हैं? किस छंद के भेद मतंग गयंद सुमुखी सुंदरी आदि हैं? ये कौन सा है? सवैया है। सवैया में 22 से 26 वर्ण होते हैं। सवैया छंद को वर्णिक भी कहते हैं, वर्णिक छंद मतलब वर्णिक छंद होता है ये। संहार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सम धनहार होगा, सम धनहार होगा। और एक नेह कपट में संधि है, नेह कपट में विसर्ग संधि होगी, पहला जान लो, और नेह कपट में संधि होगी, इसका हो जाएगा निष्कपट। अगर निष्कपट, ठीक है। तो इस तरह से 125 प्रश्न हम लोग समाप्त किए। यदि आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर 125 प्रश्न मिले तो थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखो
हाँ, और दोस्तों के साथ शेयर करो, ज़रूर बताना, तभी हमको और मज़ा आएगा इसमें। एक चीज़, मैं 125 प्रश्नों का 125 सेट लेकर आ रहा हूँ। इसमें बहुत मेहनत हमको करना होगा, आपको करना होगा एग्ज़ाम के लिए। क्लियर, एग्ज़ाम के लिए इतना करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई त्रुटि मिलती है तो वो अगले क्लास के शुरुआत में उसको हाईलाइट हम कर देंगे, अगर कहीं बोलने में इधर उधर हो गया हो तो। क्लियर, हम सही से समीक्षा कर पाएंगे। तो 125 सेट लगातार चलने वाला है, और इसका मज़ा उठाने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।